हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी, दैट इज मैट्रिसेस। सो आज इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जहां पे हमने एक्सरसाइज 3.1 के कंसेप्ट्स को पढ़ा था और वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे समझाई थी मैंने। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, किस तरीके से आप ऑर्डर फाइंड करते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो कंसेप्ट वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप कंसेप्ट वीडियो को देखेंगे और उसके बाद बहुत जल्दी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.1 में है क्या कि इन द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए आपके सामने रखी है, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, और आपको इन एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि इन पोजीशंस पे कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हैं। ठीक है, तो देखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आऊं, ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? रोज क्रॉस कॉलम, मल्टीप्लिकेशन नहीं, रोज क्रॉस कॉलम या रो बाय कॉलम। जितने रोज हैं क्रॉस जितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन रोज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितनी रोज है। अब ये रोज क्या होती है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो 1 2 3, तो कितनी रोज हो गई आपके पास? 3 रोज हो गई। बीच में आपको क्रॉस लगाना होता है। फिर आप लिखते हैं कॉलम। तो कितने कॉलम है? वर्टिकल लाइंस। ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस है यहाँ पे, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। 1 2 3 एंड 4। सो अपने पास 4 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 4 या 3/4। आई होप ये चीज क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर लिखते वक्त सबसे पहले रोज लिखते हैं, फिर क्रॉस बनाते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। कितनी रोज हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस 3। कितने कॉलम हैं? वर्टिकल लाइंस कितने हैं? 4। ठीक है, ओके। फिर आपको बताना है कितने एलिमेंट्स हैं। तो वो तो आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना, अगर आप उसको सच में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके पास m/n की मैट्रिक्स है ना, m/n क्या हो गया? इसका ऑर्डर। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो मैं रियल में क्या करूंगी? इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे पता चलता है कि कितनी एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास 3/4 की मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 × 4 दैट इज 12। तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। नहीं मानते तो चेक कर लो, लेकिन ये चीजें ना आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो। इसके बाद आपको इन एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि इस पोजीशन पे क्या एलिमेंट है। अब है तो बहुत इजी, लेकिन एक बार मैं आप लोगों के लिए 3/4 का ना एक जनरल मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ। एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर इतना इजी है ना कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। इसीलिए इसको इतना अच्छे से पढ़ो कि वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको सब यहीं समझ में आ जाए। इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर। ओके, सो 3/4 मैट्रिक्स का अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ ना, तो कैसे लिखूंगी? 3 रोज हैं, 4 कॉलम है। हमेशा ऑर्डर को यहाँ मेंशन करते हैं। तो 3 रोज है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4। इस तरीके से लिखेंगे। इसमें पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। पहला वाला नंबर रो होता है, दूसरा वाला नंबर कॉलम को डिनोट करता है। पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो 4th कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, पहली रो खत्म। अब दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट। यहाँ आप लिखते हैं दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। यहाँ आप लिखेंगे सेकेंड रो 3rd कॉलम का एलिमेंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड रो 4th कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3rd रो 1st कॉलम का एलिमेंट। यहाँ आप लिखेंगे 3rd रो 2nd कॉलम का एलिमेंट, 3rd रो 3rd कॉलम का एलिमेंट, एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 3rd रो 4th कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, राइट? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप जल्दी से हमें A13 बता दीजिए। सो A13 का क्या मतलब है? A13 का मतलब है कि फर्स्ट रो 3rd कॉलम। फर्स्ट रो, तो आपको फर्स्ट रो में जाना है। 3 यहाँ पे लिखा है, मतलब इस यहाँ जो लिखा होता है सेकेंड टाइम पे, ये क्या होता है? कॉलम। ठीक है, इसका मतलब है रो, इसका मतलब है कॉलम। सो फर्स्ट रो पे पहुंच गए। 3rd कॉलम क्या होगा? 1 2 3। तो कौन सा एलिमेंट है आपका? 19। सो A13 की वैल्यू क्या है? A13 की वैल्यू 19 है।
ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, A21। सो A21 का क्या मतलब है, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। आपको सेकेंड रो में जाना है, तो ये मेरी सेकेंड रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 35। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 35, इतना इजी है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। आपको अब हमें बताना है A33 पे कौन सा एलिमेंट है। तो A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या आ रहा है, -5, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको बताना है A24। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रो और इसका मतलब है कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो आ जाओ जरा, ये रही सेकेंड रो और ये रहा फोर्थ कॉलम, देखो ना 1 2 3 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, एलिमेंट क्या है आपके पास, 12, ठीक है। इसके बाद A23, A23 का क्या मतलब है, A23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट का नाम क्या है, 5/2, एलिमेंट का नाम है 5/2। क्या ये मुश्किल है, क्लियर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी फिनिश करेंगे एंड आई रियली विश कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन ना आपको पता होना चाहिए, पहले वाले जो भी होते हैं वो रो को डिनोट करते हैं और जो सेकंड पोजीशन पे लिखा है वो कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डन, ओके। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में ना 24 एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। आपको बताना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं उसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं और क्या उसके पॉसिबल ऑर्डर है। तो देखो आपको ये पता है, अगर एक छोटा सा रिकॉल करते हैं अपन, आपको ये पता है यहाँ पे कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं इनका प्रोडक्ट, ठीक है, या जो भी लिखा है ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको एलिमेंट दे देगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास ना 24 एलिमेंट्स हैं, आपको मुझे बताना है कितने ऑर्डर इसके होंगे या फिर कौन कौन से इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो आपको दो ऐसे नेचुरल नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट आपको 24 मिल जाए, दैट्स इट, वो ही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो आप सोचिए कितने हो सकते हैं। देखो 24 कैसे बन सकता है, 1 क्रॉस 24, सही बात है, 1 क्रॉस 24 क्या देगा, 24 देगा। आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सोचने हैं, आपको ऐसे नेचुरल नंबर सोचने हैं जिनका रियलिटी में मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या दे, 24 दे। तो 1 क्रॉस 24। इसके बाद आप ले लीजिए 2 क्रॉस 24, है ना, 2 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 12 भी आपको 24 देगा। फिर आप ले लो 3 क्रॉस 8, ठीक है, 3 8 जा 24। फिर आप ले लीजिए 4 क्रॉस 6, 4 6 जा 24। फिर आप लेंगे 6 क्रॉस 4, ठीक है जी। फिर आप ले लो 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स है, क्या क्या है, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 8 जा, 4 6 जा, 6 4 जा, 8 3 जा, 12 2 जा, 24 1 जा। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑर्डर्स कौन कौन से हैं इसके पॉसिबल, एक बार अच्छे से लिखें अपन। यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्स बनते हैं दे आर 1 क्रॉस 24, ठीक है, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8। आपको बस ऐसे नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट आपको 24 दे दे। 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, 8/3, ओके जी। 8/3 के बाद क्या लिखा है, 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1, दैट्स इट। तो ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको 24 दे देगा। और तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं एक ऐसी मैट्रिक्स के जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो इसको तो मैं हटाती हूँ। अब आपसे पूछ रहे हैं ये लोग कि क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर्स अगर आपकी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है ना, आप ऐसे दो नेचुरल नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट आपको 13 दे दे। तो आप कहेंगे मैम एक तो पॉसिबल है 1 क्रॉस 13 और एक पॉसिबल है 13 क्रॉस 1। तो यही इसके दो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे इसमें एक रो है 13 कॉलम है, यहाँ पे 13 रोज है 1 कॉलम है।
ठीक है, दे आर डिफरेंट। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसमें 13 एलिमेंट्स हैं? 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, दैट इज 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। फिर से आपको बताना है कि देखो एक मैट्रिक्स में ना 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर ऑर्डर, फिर से समझ लो एक बार, अगर उसका ऑर्डर m/n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें mn होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इन्हें पूछा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो बताओ इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो बस आपको 2 ऐसे नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट आपको 18 मिल जाएगा। तो आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 क्रॉस 18, फिर आप नेक्स्ट ले लो 2 क्रॉस 9, 2 9 18 होता है। ठीक है, उसके बाद आप ले लीजिए 3 6, उसके बाद 6 3, फिर आप ले लो 9 इंटू 2, है ना, इसके बाद आप ले लो 18 क्रॉस 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसमें 18 एलिमेंट्स है। तो क्या सोचना होता है आपको बस इतना सोचना होता है, अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो ऐसे कौन से मेरे पास 2 नंबर्स हैं नेचुरल पॉसिबल जिनका क्रॉस अगर मैं करती हूँ, जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करती हूँ तो मुझे 18 एलिमेंट्स मिल जाए। तो मैंने लिखा 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगला सवाल इन्हें पूछा कि क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो 5 है। अगर 5 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में तो बताइए इसके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। तो हम कहेंगे देखो भाई 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, यही कुछ ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स है एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसमें 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट है मतलब आपको ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट आपको क्या दे दे, जिनका प्रोडक्ट आपको 5 दे दे। सो 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1 ही पॉसिबल है। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होते हैं तो आप उसके ऑर्डर बता सकते हैं। सिर्फ आपको इतना सोचना होता है कि ऐसे कौन से 2 नंबर्स मैं ले लूं जिनका प्रोडक्ट मुझे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर मिल जाए। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। डिफिकल्ट है क्या? नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको करना है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by this। तो ये क्वेश्चन ना कभी कभी पेपर में आ जाता है, कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। डिफिकल्टी इसमें कुछ भी नहीं है। क्या स्टेप्स होती हैं इस क्वेश्चन में? आपको बोला है एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाइए। 2x2 की मैट्रिक्स बनाना है आपको। सो आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 की है तो वो कैसी दिखेगी? कुछ इस तरीके की। कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें? 4 एलिमेंट्स होंगे। कैसे? A11, A12, A21, A22। देखो ना, 2 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो ये रही मेरी 2 रोज और ये रहे मेरे 2 कॉलम। तो पहली रो है A11, पहली रो है A1, दूसरा कॉलम है तो 2, A12, राइट। फिर दूसरी रो पे आ गए तो A2, पहला कॉलम है तो 1, दूसरी रो पे आए तो A2, दूसरा कॉलम है तो 2। तो इस तरीके से आपने अपनी मैट्रिक्स को क्या किया? कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, ओके। अभी कहाँ कंस्ट्रक्ट किया? अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि 2x2 की मैट्रिक्स दिखती कैसे है। अब इसमें जो आपको एलिमेंट्स फिल करने हैं ना, वो एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो आपको इस रूल के द्वारा दी गई है। आप इस रूल को लगाओ और आप अपने A11, A12, A21 और A22 को फाइंड कर दो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आते हैं अपन A11 पे। सो A11 पहला वाला हमेशा I, दूसरा वाला हमेशा J होता है। ठीक है, याद रखना, पहला वाला जो होता है उसे I कहते हैं, दूसरा वाला आपका J होता है। ठीक है, ओके। तो मेरे पास है A11, यहाँ पे रखिए आप लोग 1 + 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 1 + 1 का स्क्वायर क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे A12 पे। तो A12 यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 2, इसका स्क्वायर नीचे लिखा है 2। 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आपको मिलता है 9/2। डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9/2 पे रख देंगे आप इसे बस। इसके बाद आप लिखेंगे A21 मतलब मेरे पास I क्या है 2, J क्या है 1। तो रखो यहाँ पे, आप यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितना आ रहा है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। इसके बाद आप आ जाइए A22 पे।
यहाँ पे रखो i और j की जगह पे 2 and 2, तो आपको मिलेगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपको मिल रहा है आपकी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए जो इनने कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कही थी 2/2 की, उसके एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिया। सो A11 का क्या है आपके पास 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8। तो ये रहे आपके एलिमेंट्स, ये रही आपकी 2/2 की मैट्रिक्स। क्या किसी को कोई परेशानी, क्या स्टेप्स हैं इसमें? जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलते हैं राइट, उस ऑर्डर की आप एक जनरल मैट्रिक्स बना लिया करो। उसके बाद आप अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया करो। आई क्या है आपका 1, जे क्या है 1, तो A11 डेफिनेशन को लगाइए, एलिमेंट्स को निकालो, मैट्रिक्स में रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, क्या किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? सब ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपको एक 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है और आपके सामने डेफिनेशन वो रखी है। तो इस बार जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहली स्टेप होती है कि 2/2 की मैट्रिक्स है, तो जरा उसका जनरल फॉर्म आप बना लीजिए। तो जनरल फॉर्म क्या होगा? A11 A12, A21 A22। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 2/2। देखो ना, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। 2/2 का मतलब क्या है? 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। सब परफेक्ट है। चलो जी, डेफिनेशन को उठाते हैं। डेफिनेशन है आपके पास Aij इज इक्वल टू I/J। चलो आ जाओ, सबसे पहले A11 निकालो। तो I क्या है 1, J क्या है 1, 1/1 1, तो A11 कितना आया 1 आया। इसके बाद आप लेंगे अपना नेक्स्ट एलिमेंट A12। सो A12 क्या होगा आपके पास? आप यहाँ पे रखेंगे I की जगह पे 1 और J क्या है आपका 2। याद रखना, पहला वाला I होता है, दूसरा वाला J होता है। सो 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, 1/2। तो मतलब चाह के भी ना आपको मैट्रिक्स डिफिकल्ट लगने वाला ही नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश करो यार डिफिकल्ट नहीं है, पर नहीं है ये चैप्टर डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। ओके, अब A21 पे आ जाओ आप। A21, तो A21 मतलब क्या? I है मेरा 2, J है मेरा 1, तो कितना आया 2। A22 क्या होगा? I है 2, J भी है 2, सो 2/2 कितना होता है? वेरी डिफिकल्ट ना, 2/2 कितना 1। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी? आपकी मैट्रिक्स A बनने वाली है। सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दो। तो मेरे पास A11 कितना है 1, A12 कितना है हाफ। ठीक है, A21 2, A22 1। चलो, सो रिलेशंस, फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के बाद एक इजी चैप्टर आता है ना, तो खुशी हो जाती है। चलो जी, स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? मैम यही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना है, बस इन्हें रूल चेंज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करो। जल्दी से अपनी कॉपी में इसका आंसर लेके आओ और मैं भी लिखती हूँ जल्दी से यहाँ पे। तो फिर से मुझे 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले मैं इसकी एक जनरल मैट्रिक्स बना लूँगी। ठीक है, सो क्या होगी वो? A11 A12, A21 A22। ठीक है जी, 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे। डेफिनेशन सामने रखिए, दोबारा से नहीं लिख रही मैं। सबसे पहले A11 निकालती हूँ। यहाँ पे I और J की जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करो। सो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो दिस इज 9/2। फिर आप आएंगे A12 पे। A12 मतलब क्या? I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 2 × 2 4, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 + 4 कितना होता है? 1 + 4 5 होता है। सो 5 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर 25, सो 25/2। ये आपका A12 आया। ठीक है जी, इसके बाद क्या पकड़ोगे आप? इसके बाद आप पकड़ोगे A21। सो A21 I है 2, J है 1, रख दो वहाँ पे। I है आपके पास 2, J है आपके पास 1, सो 2 + 2, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 + 2 कितना होता है? हाँ 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। चलो अब आ जाओ A22। A22 क्या होगा? रखो यहाँ पे I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, 2 × 2 = 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2। चलो बताओ, 2 × 1 = 2, 8 × 16 18। तो आपकी जो मैट्रिक्स बनती है ना, आपकी मैट्रिक्स ए क्या बन रही है? बस
उठा के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब्स्टिट्यूट करो और खुश हो जाओ। सो A11 है मेरे पास 9/2, A12 25/2, ठीक है, A21 8, A22 18। लो जी, ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। क्या किसी को कोई परेशानी? सब अच्छा चल रहा है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, बस इस बार इन लोगों ने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन काम तो पूरा वही है। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो एक मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है और उसके जो एलिमेंट्स है वो इस रूल से गिवन है। तो सबसे पहले अपन एक मैट्रिक्स ना बना लेते हैं जिसे हम कहेंगे जनरल मैट्रिक्स। तो 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रोज होने वाली है और 4 आपके कॉलम होने वाले हैं, ठीक है। सो पहली रो लेंगे आप तो A11, फिर A12, यहाँ लिखेंगे A13 और यहाँ लिखेंगे A14। आप देख सकते हैं ये रही पहली रो और ये रहे आपके 4 कॉलम। इसके बाद दूसरी रो को लेंगे आप तो A21, A22, A23, दिस इज A24, ठीक है, क्लियर है क्या ये चीज। इसके बाद क्या, A31, A32, A33 और ये आपका A34, दैट्स इट, ठीक है। चेक कर लो, ये आपकी 3/4 की मैट्रिक्स है। 3 रोज आपको दिख रही है और यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब इनके बस आपको एलिमेंट्स निकालने हैं इस रूल से, बाकी कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, सबसे पहले ले लो A11। सो A11 क्या होगा, ये मेरा I है, ये मेरा J है, यहाँ पे रखो। सो दिस इज हाफ मॉड 3 × 1 3 + 1, -3 + 1 क्या होता है, -2 होता है। सो दिस इज -2। मॉड से बाहर आएगा तो कितना होगा, 2, 2/2 कितना होगा, 1, तो आंसर कितना आया, 1 आया। इसके बाद पकड़ो A12। सो A12 मतलब क्या, डेफिनेशन लगाओ, हाफ -3, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, -3 प्लस J कितना है आपके पास, 2, -3 × 1 -3 प्लस J क्या है, 2, -3 + 2 -1। मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि मॉड क्या करता है, हर चीज को प्लस बना देता है, पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। इसके बाद आप पकड़ेंगे A13 को। सो A13 कुछ है ही नहीं इसमें डिफिकल्ट, ये I है, ये J है, रखो वैल्यूज को और बस प्लस माइनस तो करना हमने बचपन में ही सीख लिया था। दिस इज हाफ, यहाँ पे मॉड -3 × 1, I क्या है मेरा 1, सो -3, फिर प्लस J क्या है मेरे पास 3, सो -3 + 3 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0, 0 × समथिंग इज 0। इसके बाद आप लेंगे A14। सो A14 का क्या मतलब है, यहाँ पे वैल्यूज को रखो आप, दिस इज हाफ, ओके, -3, I कितना है मेरे पास 1, सो -3 × 1 -3 प्लस J कितना है 4, -3 + 4 1, सो 1/2, 1 × 1/2 1/2, ये आपका A14 हो गया। अब इसी तरीके से आप आ जाओ और बाकी के एलिमेंट्स को फाइंड कर लो। A21, सो मुझे फाइंड करना है A21 रखो एलिमेंट्स को, यहाँ पे लिखा हाफ मॉड -3 × 2 + 1। चेक करो, I कितना है आपके पास 2, बस मैंने I की जगह पे 2 रख दिया, क्योंकि I ये होता है, ये आपका J होता है और J में +1 करना था। -3 × 2 कितना होता है भाई, -6 होता है, -6 + 1 कितना होगा, -5 होगा। मॉड से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × हाफ विल बी 5/2। क्लियर होता जा रहा है ना ये। अब आ जाओ A21। सो A22 के लिए क्या है आपका, I भी 2 है, J भी 2 है। सो मॉड -6 + 2, देखो ना I की जगह पे 2 रखा, -3 × 2 -6, -6 + 2 क्या होता है, -6 + 2 आपका -4 होता है ना। मॉड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव, 2 1 = 2 2 = 4, तो A22 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके बाद आप लेंगे A23 रख दो वैल्यूज, दिस इज हाफ, यहाँ बनाया मॉड -3 × 2 प्लस J कितना है 3, राइट, -6 + 3, यहाँ पे कितना आएगा, -3 × 2 -6, -6 + 3 -3। मॉड से कोई भी चीज बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, 3 × हाफ 3/2। बताओ जरा, कुछ लग रहा है ऐसा डिफिकल्ट है कि जो नहीं बनेगा आपको इसमें। ये A24
रख दो वैल्यूज को, पहले वाला i दूसरा वाला j, सो हाफ मॉड का साइन वैल्यूज को रखेंगे, सो -3 इंटू 2 प्लस 4 कितना बन रहा है ये -6, -6 प्लस 4 -2, मॉड से बाहर आएगा तो +2, यहाँ लिखा मैंने 2, 2 से 2 चला गया, ये मिलता है आपको 1, तो ये आपका A24 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे A31, चलो आओ A31 भी फाइंड करते हैं, इधर ही फाइंड कर लो। I कितना है 3, J कितना है 1, डेफिनेशन क्या है वो रखी है, रखो सारी वैल्यूज को, हाफ मॉड -3 और I भी है 3, J कितना है 1, 3 3 जा 9, -9 प्लस 1, -9 प्लस 1 -8, मॉड से बाहर आएगा तो +8, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो A31 कितना आ गया 4 आ गया। ओके, अब आएंगे आप लोग A32 पे। सो A32 क्या होगा, डेफिनेशन वो रखी है, ये रहा हाफ मॉड -3 इंटू 3, I कितना है 3, J कितना है 2, तो -3 इंटू 3 -9, -9 प्लस 2 कितना होता है जल्दी से बता दो, कितना होगा 7, -9 प्लस 2 -7, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव, और 7 इंटू हाफ कितना होगा 7/2 होगा। ठीक है, अब क्या, अब मैम A33 बताएंगे हम आपको। ठीक है जी, बता दो A33, वहां पे रखेंगे वैल्यूज, तो हाफ -3 इंटू 3, ओके, और J क्या है 3, जल्दी से बताओ -3 इंटू 3 कितना होता है -9, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना -6, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे मिला आपको 3। A33 के बाद आप जाएंगे A34 पे, रख दो सारी वैल्यूज को, -3 इंटू 3 प्लस 4, चेक करो जल्दी से, क्या किया मैंने, I कितना है मेरे पास 3, J कितना है 4, वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, -9 प्लस 4 कितना होता है, -9 प्लस 4 -5 होता है, -5 का मॉड +5, तो आपको यहाँ पे मिलेगा +5, सो 5 इंटू हाफ विल बी 5/2। ठीक है जी, ये रही आपकी मैट्रिक्स। बस अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को रखना है, तो आओ जल्दी से एलिमेंट्स को रख देते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले पहली रो के एलिमेंट्स को रखेंगे, तो वी हैव 1, यहाँ पे लिखा है हाफ, फिर अपने पास है 0, फिर अपने पास है हाफ, चेक कर लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट वाली रो को पकड़ लो, यहाँ पे है आपके पास 5/2, फिर आपके पास है 2, देन 3/2 एंड देन वी हैव 4। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, नहीं मैम सब ठीक है, सब ठीक है, चेक करो ना, 5/2, 2, 3/2 और ये रहा 1, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स। अब थर्ड रो पे आ जाइए आप लोग, तो दिस इज 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 4, ये है आपका 7/2, यहाँ लिखेंगे 3 और ये है आपका 5/2, तो बस आपकी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ना तो इनको छोड़ के नहीं आना है, पूरा सॉल्व करके आना है, अच्छे खासे आपको फ्री में 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पूरा समझा दिया है, कुछ भी डिफिकल्ट है क्या, याद रखिएगा जनरल फॉर्म लिखना जरूर सीख लो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सब रोज होते हैं और ये सब आपके कॉलम्स होते हैं, पहले आपको हमेशा रो का एलिमेंट लिखना होता है, फिर कॉलम का एलिमेंट लिखना होता है। ठीक है, ये आपका I, ये J, वैल्यूज को रखो, सॉल्व करो, प्लस माइनस है, हमने बचपन में ही सीख लिया था, सॉल्व कर देंगे, मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फिर से 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है और इस बार एलिमेंट्स की डेफिनेशन उससे गिवन है। तो आओ एक बार फिर से अपन जनरल फॉर्म बनाएंगे। सो वी हैव मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कैसी है, 3/4 की है, यानी 3 रोज है इसमें और 4 क्या है, कॉलम है। तो 3 रोज बनानी है ना, A11, A12, A13 एंड दिस इज A14। नेक्स्ट रो में क्या लिखेंगे, A21, ये रहा A22, ये है A23 एंड दिस इज A24। यहाँ ले लो A31, दिस इज A32, A33 और ये है आपका A34। ये आपने अपनी मैट्रिक्स बना दी। चेक कर लो एक बार, देखो ना, 3 रोज है, 4 कॉलम है। ठीक है, सो दिस इज 3/4 की मैट्रिक्स। अब बस इन सब के एलिमेंट्स फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आ जाओ A11 पे, तो I भी 1 है, J भी 1 है, रख दो यहाँ पे। सो 2 इंटू 1 -1, तो 2 - 1, 2 में से 1 गया, कितना, 1। ठीक है, अब आएंगे आप A12 पे। सो A12 मतलब क्या, 2 इंटू 1 -2, तो 2 - 2 मतलब कि 0,
फिर आ जाओ A13 पे, तो I है मेरा 1, J है मेरे पास 3, सो 2 माइनस 3, जल्दी से बताओ 2 माइनस 3 कितना, -1 जितना। इसके बाद आपको क्या चाहिए, A14 चाहिए। सो A14 ये I है, ये J है, ठीक है जी। 2 1 जा 2, -4 कितना आ रहा है, 2 में से 4 गया, -2। फिर आपको लेना है A21, दूसरी रो पहला कॉलम, तो I मेरा 2 है और J कितना है मेरा 1, रखेंगे यहाँ पे। सो वी हैव 2 इंटू 2 -1, 4 - 1 3, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है। फिर आप लेंगे A22, A22 क्या है आपके पास, I है आपका 2 और J कितना है आपका 2, सो 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसके बाद आप लेंगे A23 को, सो A23 मतलब क्या, I है 2 और J कितना है 3, रख दो आप जल्दी से यहाँ पे डेफिनेशन में। सो वी हैव 2 इंटू 2 -3, 2 2 जा 4, 4 - 3 आपके पास कितना होता है, 1 होता है। फिर आप लेंगे A24 को, A24 का मतलब क्या है, I मेरा 2 है, J मेरा 4 है, एलिमेंट की डेफिनेशन मेरी वहां रखी है, डालो सारी वैल्यूज को। सो 2 इंटू 2 -4 कितना हो गया, 0 हो गया, 2 2 जा 4, 4 - 4 कितना, 0। A24 का काम खत्म। अब आप पकड़ेंगे A31 को, I कितना है 3, J कितना है 1, डेफिनेशन क्या है ये रखिए मैम, डेफिनेशन में रखो आप। 2 इंटू 3 -1, 2 3 जा कितना 6, 6 - 1 कितना 5, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, यहाँ पे आप आएंगे A32 पे। सो A32 I कितना है 3, J कितना है 2, डेफिनेशन में रखो। 2 इंटू 3 -2, 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। इसके बाद A33 डेफिनेशन में रखिए आप लोग। सो 2 इंटू 3 -3, 6 - 3 दिस इज इक्वल टू 3। इसके बाद A34 I कितना है 3, J कितना है 4, डेफिनेशन कितनी है वहां रख दो आप, दिस इज 2 इंटू 3 ओके -4, 2 3 जा 6, 6 में से 4 गया 2, तो आपने सारे एलिमेंट्स बना लिए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स बना लिए। बस आपको प्लस माइनस करते जाना है, जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की बना लेना है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, दैट्स इट, इतना इजी है ये चैप्टर, राइट। अब A इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिखने वाले हैं अपनी मैट्रिक्स। सो A11 कितना है 1 0 -1 -2, ठीक है जी। आगे आ जाओ फिर A21 3 2 1 0 5 4 3 2, और ये रही आपकी 3/4 की मैट्रिक्स, 3 रोज हैं 4 कॉलम है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे अगले सवाल पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके साथ में एक नया वाला कंसेप्ट आएगा, दैट इज दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनमें वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न का क्वेश्चन हाई चांसेस है आपके एग्जाम में आए। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको x, y, z की वैल्यू बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इन दोनों के बीच में बना है इज इक्वल टू का साइन। तो जब भी आपकी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है, राइट, या फिर दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहते हैं, तो उसमें दो कंडीशंस थी, आपको उन कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। सो दो मैट्रिक्स अगर आपकी इक्वल है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इस पोजीशन पे ये जो एलिमेंट लिखा है ये क्या है, मेरा A11 है, सपोज करो ये मेरा B11 है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस है ना, इन करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट्स को सेम टू सेम होना चाहिए, तभी मैं कहती हूँ कि मेरी मैट्रिसेस कैसी हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे तो हमें गिवन है, आप साफ साफ देख सकते हैं इज इक्वल टू का साइन बना है दो मैट्रिक्स के बीच में, मतलब ये इक्वल है। इसका मतलब वो दोनों कंडीशंस को ये फिलफिल करेंगी। क्या, सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा और इनके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे दे विल बी इक्वल, राइट। तो क्योंकि ये इक्वल है, अब बस हमें देख के बताना है कि हमारे ये एक्स वाई जेड जो छुपे छुपे रखे हैं ना वहाँ पे, इनकी क्या वैल्यूज होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, ये करस्पॉन्डिंग टर्म इसके लिए होगा। सो 4 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी मिली आपको, 4 मिल जाती है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म होगा, देखो ना इनकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशंस। तो यहाँ पे z किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा,
राइट। इसी तरीके से हमें x चाहिए, तो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये लो, इनकी वैल्यूज आ गई। क्या कोई परेशानी है इसमें? इजी क्वेश्चन है, राइट। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। फिर से मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम टू सेम होती है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब देख सकते हैं पहली रो दूसरा कॉलम बिल्कुल सेम टू सेम है, होना ही पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो आप लोगों को यहाँ से z कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद इसे पकड़ते हैं, दूसरी रो दूसरा कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिली, जेड की तो वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई, लेकिन एक्स वाई आपको डायरेक्टली नहीं मिला है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सी, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो हम इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ से एक काम करो, आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, कुछ रिप्लेस कर दो। कैसे? सी, आपके पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है ना, तो यहाँ से आप चाहो तो अपना वाई निकाल लो। तो वाई कितना आएगा, 8/x आएगा। वाई को यहीं फिक्स रखा, x को यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेंड किया मैंने, तो y कितना आ रहा है, 8/x आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसको जाके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यहाँ पे लिखा है x प्लस y कितना है मेरे पास, 8/x, तो यहाँ मैं लिखूंगी 8/x एंड दिस इज इक्वल टू 6, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज माई इक्वेशन 2 और ये मेरी इक्वेशन 1 है। सो 2 को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह पे हमने 8/x रख दिया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास आएगा x², ठीक, -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो जल्दी से, आपने एलसीएम लिया, x² वहाँ चला गया, शिफ्ट किया, दिस इज +8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा x² माइनस 4x, जहाँ तक मुझे लगता है इसको -2x प्लस 8, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 8 के फैक्टर्स 2 2 2 होंगे, तो 2 2 4 और 2, तो -4 -2 आपने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सप्रेशन आ गई। अब क्या होगा, देखो ना, प्लस माइनस करने पे -6 आ रहा है, इंटू करने पे +8 आ रहा है। x को कॉमन ले लो, x आपने कॉमन लिया यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, x -4, ठीक, -2 कॉमन ले लो, दिस इज x -4 और ये रहा आपका 0। चेक करो जल्दी से, क्या किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ, हैरानी, सब ठीक है। क्या किया मैंने, x कॉमन लिया तो x -4, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो दिस इज माई x -4, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा x -2, दिस इज x -4, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। चेक कर लो जल्दी से, इक्वेट करो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो x हमें 2 मिल रहा है, x हमें 4 मिल रहा है, इसका मतलब y भी हमें 2 मिलने वाले हैं। चलो ठीक है, यहाँ रखते हैं और 2 y की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं, राइट। सो x जब मेरे पास 2 है तो y मेरे पास कितना है, 8/2। सो 2 1 जा 2 4 जा, तो y मेरे पास कितना है, 4 है। देखो ना, y इज इक्वल टू 8/x, x कितना है 2, सो 2 1 2 4, तो y मेरे पास 4 आया। इसके बाद जब x मेरे पास 4 होता है तो y मेरे पास कितना होगा, y मेरे पास होगा 8/4, 4 1 जा 4 2 जा 8, सो दिस इज 2, ओके। और z तो आपको 0 मिल ही गया था। क्या मैम ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, मतलब z तो हमें हर बार ही 0 मिल रहा है, ये जो 2 पेयर ऑफ आंसर आ रहे हैं क्या ये दोनों ही सही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आपके पास एक बार x की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार 4 आ रही है, y 4 आ रहा है, y 2 आ रहा है, z तो खैर 0 है। लेकिन जब भी आपके पास कभी भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन में 2 अननोन्स की वैल्यू सेम आए ना, तो एक बार आप चेक कर लेना क्या ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं। सपोज मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है,
x की वैल्यू 2, मतलब मैं फर्स्ट वाले केस को ले लेती हूँ, तो मैं चेक करूंगी क्या सच में उन वैल्यूज पे मेरी ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। ऐसा हमें हर बार चेक नहीं करना, हमें सिर्फ तब चेक करना होता है जब हमारे पास 2 पेयर ऑफ आंसर आते हैं। तो हो सकता है कि एक आपको एलिमिनेट करना पड़े, राइट, या फिर हो सकता है कि इसका फिर x एंड y की वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। अगर कभी ऐसा हो तो आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। बट चेक कर लेते हैं। आओ, सबसे पहले x क्या है मेरे पास 2, x मेरे पास 2 है फर्स्ट वाले केस में, y कितना है 4, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 4, 2 + 4 6, हाँ बराबर आ रहा है। लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, 2 × 4 8, हाँ बिल्कुल बराबर है मैम, फर्स्ट वाला वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सेकंड वाली वैल्यू को देखो, x मेरे पास 4 है, y मेरे पास 2 है, x मेरे पास 4 है, y मेरे पास 2 है, फिर से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या हुआ था ना, x एंड y की 2 वैल्यूज आ रही थी, तो मुझे टेंशन हो गया कि सही भी है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों वैल्यूज को एक बार अपनी मैट्रिक्स में डाल के चेक कर लूंगी, ठीक है। एक बार मैंने 2 4 लिया, एक बार 4 2 लिया, और जब मैंने चेक किया ना, तब मैंने देखा हाँ मैट्रिक्स के इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों ही वैल्यूज के लिए मेरी ये मैट्रिक्स कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब इसके दोनों आंसर बिल्कुल सही है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी वेरी आईएमपी कंसेप्ट है ये। 2 वैल्यूज मिले ना, 2 पेयर ऑफ वैल्यूज, तो हमेशा एक बार शक की निगाहों से आपको अपनी मैट्रिक्स को देखना है, ठीक है। चेक कर लेना क्या दोनों के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप आगे चल सकते हैं, नहीं हो रहा है तो अपन उस केस के लिए एक अलग एग्जाम्पल देखेंगे। ओके जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है, और आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, 3 × 1, देखो ना दोनों का ऑर्डर भी सेम है। आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज है, 1 कॉलम है, 3 रोज है, 1 कॉलम है। बहुत अच्छी बात है, दोनों का ऑर्डर सेम है तभी इक्वल है, और साथ ही साथ यहाँ ये इक्वल टू का साइन गिवन है, इसका मतलब डेफिनेटली इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये सब तो आपको सोचना ही नहीं है, लेकिन तो भी एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब बस आप हमें बता दो कि ये जो छोटे छोटे एक्स वाई जेड है ना, इनकी क्या वैल्यूज है। ठीक है मैम, बताते हैं आपको ये चीज। आप यहाँ लिखेंगे x + y + z = 9, दिस इज इक्वल टू 9, ओके। फिर आप लिखेंगे x + z = 5, राइट। फिर आप लिखेंगे y + z = 7। चेक कर लो जल्दी से, कोई परेशानी यहाँ तक। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। अब क्या करें, एक्स वाई जेड कैसे मिलेगा। सी, ये मेरी इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। एक काम करें, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो ना, 1 - 2 करो, आप तो 1 - 2 कर दो जल्दी से। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप ये देख रहे हैं कि x से x उड़ गया, z से z उड़ गया, 9 - 5 4, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। नहीं समझ में आया तो देखो कैसे, आप इसको ऐसा लिख रहे हो, x + y + z = 9, और यहाँ लिखा है x + z = क्या, 5। मैं आपसे कह रही हूँ सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे ये जाएगा ये जाएगा, सो y = कितना, 9 - 5, 9 - 5 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है जी, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है। y की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, z मिल जाएगा। y की वैल्यू 4 यहाँ रख दो आप, तो ये कितना आएगा, देखो ना, z = 7 - 4, 7 में से 4 गया, कितना होता है रे, 3 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे z की वैल्यू रख दो, आपको x मिल जाएगा। z कितना है आपके पास, 3, तो 5 - 3 2, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। ये लो, क्वेश्चन का काम खत्म। क्या कोई परेशानी किसी को, x आ रहा है 2, y आ रहा है 4 और z आ रहा है 3। नहीं मानते अगर तो चेक भी कर लो, सब सही है। 2 4 6 7 8 9, देखो यहाँ पे रखा 9 9, x + z 2 + 3 2 + 3 5, y + z 4 + 3 7, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। क्या इसमें किसी को परेशानी, स्क्रीनशॉट लो, पे चलेंगे। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशंस। आपको ABCD की ना वैल्यूज चाहिए, तो ये फिर से वही कंसेप्ट है। आपके दो मैट्रिसेस कैसे हैं, इक्वल है। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ एक बार, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं और उनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ तो खैर हमें गिवन है कि मैट्रिसेस कैसी हैं आपकी, इक्वल है, यानी दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस। आप यहाँ लिखेंगे a - b = -1,
ओके। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आप ले लीजिए, ये वाला टर्म इसके बराबर होगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो a माइनस बी -1 के बराबर होगा, 2a माइनस बी आपका 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से आप ये वाले टर्म्स को देख लीजिए, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, राइट। इन दोनों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है। कैसे, देखो ये आपका पहला रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इनकी पोजीशन कैसी है, बिल्कुल सेम है, सही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ आप लिखेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, देखो जरा अच्छे से एक बार, अगेन आपके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे दे विल बी इक्वल। सो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखने वाले हैं 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। 3c प्लस d इज इक्वल टू कितना, 13। ठीक है, अब सुनो आप लोग, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब देखो जरा इसको ध्यान से, क्या करेंगे, जब भी इस टाइप की इक्वेशंस होती है आपने बचपन में सॉल्व किया है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, चलो एलिमिनेशन लगाते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक, तो ये क्या होगा, -a, ये क्या है आपका -1, ये दोनों कैंसिल आउट। सो a की वैल्यू कितनी आई, 1 आती है। अब a की वैल्यू आप 1 यहाँ रख दो। सो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या, माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये घूम के यहाँ पे गया, -1 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो आप लोगों को a कितना मिल रहा है, चेक करो, a मिल रहा है आपको 1 और b आपको मिलता है 2। a और b आ गए, अब आपको c और d निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, नेक्स्ट इक्वेशंस को देखो, आपके पास a की वैल्यू है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको c मिल जाएगा। तो आओ जरा रखते हैं इसको अपन, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो इससे क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, मतलब c इज इक्वल टू 3। 5 में से 2 गया, कितना आया, 3 आया, आपको c मिल गया। अब c की वैल्यू यहाँ रखो, आपको d मिल जाएगा। c कितना आ गया आपका, c आ गया है 3। अब बारी है आपके d की। सो यहाँ पे आ जाइए, दिस इज 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। c की वैल्यू 3 यहाँ पे रखो, तो कितना मिलेगा, 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। इसका मतलब क्या कि d कितना आएगा, 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 कितना, 4 है ना, हाँ 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो देखो a आ रहा है 1, b आ रहा है 2, c आ रहा है 3 एंड d आ रहा है 4। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इफ a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन कब, इफ क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, राइट। आपके रोज एंड कॉलम अगर बराबर हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपके m और n बराबर हैं, रोज एंड कॉलम अगर इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट्स इट, इजी सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात थी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है। देखिए जरा इसमें ऐसा क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। आपको बताना है x एंड y की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी, आपस में इक्वल होगी। तो मैम मैट्रिक्स अगर इक्वल होगी, मतलब यहाँ पे गिवन है कि, मतलब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि x एंड y की ऐसी क्या वैल्यूज यहाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं और जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हम अपने XYZ तक पहुंच जाएंगे। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप इक्वेट करो, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, 0। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू -7/3। x कितना आ गया, -7/3। इसके बाद आप ले लो इसको, ये करस्पॉन्डिंग इसके है। सो यहाँ आप लिखेंगे y-2 इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। मैम हो तो क्या, आप क्या सॉल्व कर रहे हो, अरे नहीं, आपको हर बार चेक करना है। आपकी अगर x की वैल्यू आ रही है ना तो सेम आनी चाहिए,
और अगर सेम नहीं आ रही तो कम से कम वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ताकि आपके दोनों मैट्रिक्स इक्वल रहे। आपको याद रखना है इस चीज़ को। जब आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो आप चेक करो आपको y कितना मिलता है। आप लिखेंगे y + 1 = 8, यानी कि y = 7। फिर से y 7 आया। एक बार ना इसको भी चेक करो और देखो क्या आपको x - 7/3 मिलता है। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं अपन। सो यहाँ लिखा है 2 - 3x = 4। इसका मतलब -3x = 4 - 2, मतलब -3x = 2, x = -2/3। x कितना आ रहा है? -2/3 आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 है और यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 है। दो डिफरेंट x आ रहा है। अब आप कंफर्म कर लो ये आंसर सही है कि नहीं है। पहले चलो आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? y 7 है, x -2/3 है। ठीक है, एक ये गिवन है, एक कुछ ऐसा गिवन है। नहीं, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे इसमें कि इसमें से आंसर कौन सा सही है। अभी आप ना यहाँ पे अपने x की वैल्यूज को डाल के चेक कर लो। राइट, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 रखती हूँ तो डेफिनेटली मुझे 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे -7/3 रखी ना तो 3 से 3 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 कितना होगा? 9। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू -7/3 ले रही हूँ तो ये तो बराबर ही नहीं आ रहा। मेरे पास अगर 2x की वैल्यू आ रही है ना तो सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगी मेरे दोनों x सही है। अदरवाइज दोनों x कैसे होंगे? मेरे गलत होंगे। हम कह देंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगर मैं x की वैल्यू -2/3 यहाँ रखती हूँ तो ये जिंदगी में कभी 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक मैट्रिक्स में 2 डिफरेंट x मिल रहे हैं जो इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आपकी मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो रही है नेक्स्ट के लिए, तो आप कह देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, डिफरेंट x मिले लेकिन सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, तो बोल देते सही है। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। दैट्स इट। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आप आगे जब CUET एग्जाम देंगे, बाकी कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना है आपको। आपको बताना है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस, कितनी मैट्राइसेस बन सकती है जिसका ऑर्डर 3/3 का है, जिसकी हर एंट्री या तो 0 है या तो 1 है। ठीक है, तो 3/3 का ऑर्डर होना चाहिए। आपको ऐसी मैट्रिक्स बतानी है, ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसका ऑर्डर 3/3 है और हर एंट्री या तो 0 है या तो 1 है। जल्दी से बताओ ऐसी कितनी मैट्राइसेस पॉसिबल है। तो हमने कहा यार थोड़ा सोचना पड़ेगा, कितनी मैट्राइसेस 3/3 के पॉसिबल हैं जिनकी एंट्री 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे पता है हम किस तरीके से काम करेंगे। 3/3 की मैट्रिक्स है ना, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 3/3 मैट्रिक्स में? मैम इस ऑर्डर का प्रोडक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो 3 3 क्या होता है? गलती से भी 6 नहीं बोलना है। 3 3 क्या होता है? 9। मतलब इस मैट्रिक्स में ना आपके पास 9 एलिमेंट्स पॉसिबल है। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन दिस 3/3 मैट्रिक्स। और हर एक पोजीशन पे हर ये जो 9 एलिमेंट है ना, या तो 0 या तो 1 हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि ईच एंट्री आइदर 0 और 1। यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है, हर एंट्री या तो 0 या तो 1 हो सकती है। अच्छा, आपके पास कितनी जगह है? आपके पास इन एलिमेंट्स को भरने के लिए 9 जगह है। कितनी जगह है? 9 प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू हैव 9 प्लेसेस टू फिल। और हर एंट्री क्या है आपके पास? या तो 0 या तो 1। तो हर एक जगह पे मेरे पास ना फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। तो कितना हो जाएगा? कितने मैट्राइसेस मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे 2 × 2 × 2 × 2 9 टाइम्स, यानी कि 2 to the power 9 मैट्राइसेस आर पॉसिबल जिसका ऑर्डर 3/3 का होगा और एंट्री आइदर 0 और 1 होगा। मैम 2 की पावर 9 क्या होता है? अरे मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 की पावर 9 कितना होगा? 512 512। चेक कर लेना, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरे तरीके से फिनिश हो चुकी है। आपने खुद ही देखा, बड़ी ही छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज थी, कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं। तो इसीलिए कहूंगी मैट्राइसेस जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेरे साथ ही पढ़ते चलो। ठीक है,
इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपको ना एग्जाम टाइम पे इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.2 के कंसेप्ट के साथ। टिल देन आप 3.1 का कंसेप्ट एंड 3.1 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके रखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने ये इस टाइप का पेज ओपन होगा। आप लोग यहाँ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 पे क्लिक करेंगे। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सब यहाँ पे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट और सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो अगर आप क्लास 12th में मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ जाके वॉच नाउ पे करना है क्लिक। ओके, फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। मैं जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ा चुकी हूँ कंसेप्ट के साथ, एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ, सभी वीडियोस यहाँ पे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड है। तो आपको जिस भी एक्सरसाइज को पढ़ना है, जिस भी कंसेप्ट को समझना है, बस आप उसके लिंक पे करेंगे क्लिक और मैं आपको मिलूंगी यहाँ पढ़ाते हुए। ओके, सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।